नमस्कार साथियों आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ग्रेफाइटिस के बारे में, जो भी डॉक्टर केंट ने एज इट इज बतलाई हैं अपने लेक्चर्स में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर कुछ पूछने बतलाने जैसा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए और अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट साथियों। ग्रेफाइटिस आप जानते हैं कि होम्योपैथी की एक बहुत महत्वपूर्ण दवा है, तो इसको हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप देखें तो ग्रेफाइटिस नाम की ये दवा रात को सबसे अधिक परेशानी देती है, खासकर आधी रात के आसपास। यानी कि समझिए कि शाम को, रात को और मिडनाइट के टाइम में ज्यादा इसकी प्रॉब्लम जो है वर्स होती हैं, ज्यादा इसका दिक्कत इसके पेशेंट को होगा। इससे आपको समझ में आ सकता है टाइमिंग के अनुसार सिर्फ कि ये पेशेंट जो है ग्रेफाइटिस की तरफ है, उसको ग्रेफाइटिस चाहिए। अब आगे देखते हैं तो कहते हैं कि ये उन लोगों के लिए काम आ सकता है जो पहले बहुत मोटे थे लेकिन अब दुबले होते जा रहा है, यानी कि काफी हेल्दी माने मोटे टाइप के थे, वो ओबीज टाइप के थे और अभी जो है उनका शरीर जो है लिंथिन होता जा रहा है, इमेसिएट होता जा रहा है बॉडी उनका। तो उनमें भी दोनों ही कंडीशंस में ग्रेफाइटिस अच्छा काम करता है, मोटे लोगों के लिए भी या फिर अगर पहले मोटे थे और अब दुबले होने लगे हैं उनके लिए भी, या फिर जिन लोगों को हमेशा कब्ज का समस्या रहता है और डायरिया भी रहेगा, लेकिन डायरिया से काफी ज्यादा आपको कब्ज ग्रेफाइटिस में खास रूप से देखने को मिलता है। यानी कि जो व्यक्ति ज्यादातर कब्ज से परेशान रहता हो, डायरिया शायद ही उसे आता हो, उसके लिए ग्रेफाइटिस एक अच्छी दवा हो सकती है। उसके बाद कहते हैं कि महिलाओं में जिनका पीरियड्स हल्का, देरी से आने वाला, कम समय तक रहने वाला और कम मात्रा में होता है, उनके लिए ग्रेफाइटिस एक अच्छी दवा है। अब साथियों हल्का यानी कि उसका जो मेंस्ट्रुएशन का कलर जो होगा डिस्चार्ज का, वो हल्का होगा, थोड़ा सा पेल जैसा, ब्राइट रेड ना हो करके थोड़ा सा पेल जैसा रहेगा, हल्का रहेगा और देरी से आता है, समय अपने निर्धारित समय से देर करके आता है अक्सर। हाँ, कम समय तक रहता है, यानी कि एक दिन डेढ़ दिन रह करके वो खत्म हो जाता है, 2 दिन भी पार नहीं करता है, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आता है। किसी किसी कंडीशन में किसी किसी लोग के साथ हो सकता है कि वो एक आध बार बस ऐसे दिखे, दो चार बूंद जैसा, और आकर के अपने टाइम से और फिर चला जाए। तो इस तरह के कंडीशन के लिए कम समय में रहने वाला और काफी कम मात्रा में, उसका कम समय भी रहेगा और काफी कम मात्रा भी रहेगा, उसका डिस्चार्ज होगा काफी कम होगा, तो उन सब कंडीशंस में आप ग्रेफाइटिस का एक अच्छा इस्तेमाल पाते हैं। अब आते हैं कुछ इसके अलग चीजों पर, तो कहते हैं कि इस दवा के साथ शरीर में कुछ ऐसे रिसाव होते हैं, खास करके कैटरल डिस्चार्ज, जो भी म्यूकस जो भी निकलते हैं कहीं से भी, तो म्यूकस डिस्चार्ज जो होगा उसमें एल्बुमिनस आपको वो दिखेगा डिस्चार्ज, और साथ में विसिड होगा। विसिड कहने का अर्थ होता है साथियों गाढ़ा डिस्चार्ज होगा, काफी गाढ़ा डिस्चार्ज होता है। ये रिसाव कुछ ऐसी अजीब समस्याओं को दर्शाते हैं जिन्हें समझना थोड़ा मुश्किल होता है। ये समस्याएं आम नहीं होती और कई दवाओं से ठीक भी नहीं होती, लेकिन इस तरह का रिसाव अगर एल्बुमिन का मात्रा बहुत ज्यादा, एल्बुमिनस काफी ज्यादा अगर कैटरल डिस्चार्ज है, तो वहां पे आप बहुत अच्छा इस्तेमाल ग्रेफाइटिस का करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आप इससे पाते हैं। उसके बाद साथियों में बतलाऊं तो ये एक बहुत ही गहराई तक काम करने वाली दवा है, काफी डीप एक्टिंग रेमेडी है। जैसे नॉर्मल सभी कार्बन्स होते हैं उन्हीं के तरह, अब कार्बन्स की जितनी भी कैटेगरी के दवाओं को आप देखेंगे तो काफी डीप एक्टिंग रेमेडीज होती हैं वो, तो उसी तरीके से ग्रेफाइटिस भी एक बहुत ही डीप एक्टिंग रेमेडी है। ये अल्सर्स में, सूजन वाले जैसे इन्फ्लेम्ड टिश्यूज होते हैं उनमें, पुराने जो घाव होते हैं, ओल्ड सिकेट्रिसेस होते हैं उनमें, इसके आधार पर आप देखिए कि इंडुरेशन और जलन वगैरह पैदा करने वाले जो सिम्टम्स होते हैं इन सब में, घाव वगैरह, अल्सर्स वगैरह में, तो उन सब कंडीशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि कैंसर के विकास और अल्सरेशन में इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। कैंसरस ग्रोथ में या अल्सरेशन में जो है ग्रेफाइटिस का एक बहुत अच्छा इस्तेमाल है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इससे। पुराने घावों, जैसे कि ओल्ड सिकेट्रिसेस जो कहते हैं कि पुराने घावों में कैंसर का विकास होना, कैंसर का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाना, कैंसरस डेवलपमेंट इस दवा की एक प्रमुख विशेषता है। टेंडन्स, विशेषकर घुटने के पिछले पीछे का सिकुड़ना, आपके जो घुटने के पीछे के जो टेंडन्स होते हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन, इसमें हल्के रंग का खून का रिसाव होता है। माने इस मेडिसिन में जो ब्लड डिस्चार्ज होता है वो ऊजिंग जैसा होता है, हेमोरेजिक ऊजिंग होता है उसमें, तो वहां पर आप इसका अच्छा इस्तेमाल करेंगे। उच्च स्तर पर रोगी रक्ताल्पता, यानी कि बहुत ज्यादा समस्या होने पर पेशेंट जो होगा वो एनीमिक हो जाएगा, क्लोरोटिक हो जाएगा और इस तरह की समस्याओं से वो घिरा रहेगा। चकत्ते इरप्शंस आपको देखने को मिलते हैं इसमें, साथ ही श्वसन संबंधी जो भी रिसाव होते हैं, कैटरल डिस्चार्जेस, पीरियड्स जो होते हैं, अल्सर, सांस और पसीने से तीव्र दुर्गंध आती है, मानी इन सारी चीजों से, इस तरह के डिस्चार्जेस से जो है आपको बहुत ज्यादा जैसे कि इसके चकत्ते हो गए, तो चकत्ते से भी, वहीं पर अगर हम देखें कैटरल डिस्चार्जेस उससे भी, पीरियड से भी, अल्सर्स वगैरह होते हैं तो वहां से भी, और सांस और पसीने से तीव्र दुर्गंध, मार्क्ड ऑफेंसिवनेस आपको जो है देखने को मिलता है, बहुत ही कटु गंध होता है।
और यही चीज आपको कार्बोवेज में, सोरिनम में, कालीफॉस में, कालीआर्स में, इन सब में आपको देखने को मिलता है। तो ग्रेफाइटिस भी उनमें से एक इंपॉर्टेंट दवा है। वहीं साथियों अगर हम देखें कि जब किसी भी कारण से चकत्ते या रिसाव अचानक गायब हो जाते हैं और गंभीर पुरानी समस्याएं जो होती हैं, क्रॉनिक जो भी फिनोमेना उनके रहे हैं, वो पैदा होने लगती हैं, तो ग्रेफाइटिस उन दवाओं में से है जिनका अध्ययन किया जाना चाहिए। अब यहाँ डॉक्टर केंट कह रहे हैं कि जो भी किसी तरह के भी चकत्ते, इरप्शंस या डिस्चार्ज है, किसी तरह का रिसाव शरीर से हो रहा है और वो सडनली रुक जाए या सडनली गायब होकर के, और पुराने जो उसके प्रॉब्लम्स रहे हैं, पुराने जो भी क्रॉनिक दिक्कतें रही हैं उनकी, वो फिर से प्रकट होना शुरू हो जाए, तो ये आपको दर्शाता है कि ग्रेफाइटिस का आप वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छा इसका फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि उपदंशीय स्थिति यानी कि स्क्रोफुलस कंडीशंस और ग्रंथियों की सूजन में, स्वेलिंग्स में ग्लैंड्स के आपका ग्रेफाइटिस का अच्छा योगदान है। शरीर के सभी हिस्सों पर और विशेषकर गुदा यानी कि एनस और जेनाइटल्स के आसपास बार बार होने वाले दाद जो होते हैं हर्पिस टाइप के, तो उनके लिए ग्रेफाइटिस का आप उपयोग कर सकते हैं। कई जगहों पर और विशेषकर पुराने घावों में जलन, सामान्य रूप से सूजन की प्रवृत्ति यानी कि जनरल ड्रॉप्सिकल टेंडेंसी रहती है। मांसपेशियों और टेंडन्स में कमजोरी, जब उन्हें अधिक उठाकर तनाव दिया जाता है, यानी टेंडन्स में अगर ज्यादा वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं तो उसके वजह से काफी ज्यादा उनको तनाव महसूस होता है, खिंचाव महसूस होता है। ये सब थी साथियों इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। अब इसके कुछ मोडालिटीज को समझते हैं। तो अगर आप देखें तो ग्रेफाइटिस वाले मरीज ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ग्रेफाइटिस का जो पेशेंट होगा उसको ठंड अच्छा नहीं लगेगा, उन्हें हमेशा गर्म कपड़े पहनने की जरूरत होती है। सर्दियों में तो ठंड से परेशानी होती है, लेकिन गर्मियों में भी गर्मी से भी परेशानी होती है। गर्म कमरे में रहना भी पसंद नहीं करते, खुली हवा में रहना ज्यादा अच्छा लगता है। नॉर्मल टेम्परेचर वो पसंद करते हैं, ज्यादा गर्मी और ज्यादा ठंडी दोनों ही उन्हें परेशानी पहुंचाती है। गर्म बिस्तर में उनकी हालत और भी खराब हो जाती है। अगर उन्हें ठंड लग जाती है या बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो उनकी समस्याएं बढ़ जाती हैं। सिरदर्द भी गर्म कमरे में ज्यादा होता है और खुली हवा में थोड़ी राहत मिलती है। माने हेडेक भी अगर हो तो वो भी गर्म कमरे में बढ़ जाएगा, या फिर ठंड भी काफी हो तो उससे भी उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी ही। नॉर्मल टेम्परेचर में और ओपन एयर में उसको आराम महसूस होता है। एक दिलचस्प बात इसके बारे में साथियों यह है कि जिन लोगों को रीढ़ की हड्डी में कोई गंभीर समस्या रही हो और ग्रेफाइटिस से उनका इलाज हुआ हो, तो उनको अक्सर खुली खिड़की से आने वाली ठंडी हवा में रजाई वगैरह कुछ ओढ़ करके रहने में, कंबल वगैरह लपेट करके रहने में उनको बहुत अच्छा आनंद महसूस होता है उनको, ताकि ओपन एयर भी मिलते रहे और एक ठंडा भी ना महसूस हो, गर्माहट भी बना रहे। तो ओपन एयर में मतलब रजाई खोल करके, खिड़की खोल करके और कंबल वगैरह लपेट के बैठना उनको ज्यादा अच्छा महसूस कराता है। उसके बाद अगर आप ध्यान दें तो इस मामले में ग्रेफाइटिस और कार्बोवेज में काफी समानताएं हैं। कार्बोवेज से इलाज अक्सर तब अच्छा होता है जब मरीज को पंखे से हवा लगवाना अच्छा लगता है। और अगर हम कार्बन के पूरे जाति को ही देखें तो कार्बन से आने वाली जितनी भी दवाएं हैं उन सब में ही ज्यादातर आपको तीव्र हवा की लालसा होती है, ज्यादा तेज हवा उनको अपने चेहरे पर अच्छा महसूस कराता है। लेकिन ये मरीज आसानी से ठंडा भी हो जाता है, इनको तुरंत ठंड भी महसूस करने लगेंगे, ये ठंडा भी लगने लगेगा और उतनी ही आसानी से गर्म भी हो जाते हैं। और उन्हें ज्यादा गर्म लगती है तो उनकी समस्याएं बढ़ जाती हैं, गर्मी भी उनका शरीर ज्यादा गर्म होने लगे, यहाँ तक कि गर्म बिस्तर में भी उनकी समस्याएं बढ़ती हैं और ठंड से भी उनकी समस्याएं बढ़ती ही हैं। उनको चाहिए कि एक ठंडा और एक गर्म दोनों मेंटेन होता रहे उनके शरीर के साथ। उसके साथियों गति करने से ज्यादातर समस्याएं बढ़ जाती हैं, मोशन से इनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ती हैं मूवमेंट से। सिवाय शून्यता और शरीर में सुस्ती यानी कि नंबनेस और स्टैग्नेशन, आपका समझे सुस्ती की भावना के, जो आराम करने पर बढ़ जाती है। यानी कि नंबनेस और सुस्ती ये दो ऐसी मुख्य चीजें हैं जिनमें है कि आराम करने से वो बढ़ जाती है। नंबनेस भी आराम करने से सुनपन बढ़ता है और सुस्ती भी आराम करने से बढ़ता है। हालांकि नॉर्मल नंबनेस और सुस्ती के पेशेंट्स में ये ऐसे ही नॉर्मल सिम्टम है, लेकिन ग्रेफाइटिस में ये डायरेक्टली बतलाया जा रहा है, जो कि आराम करने पर बढ़ जाते हैं। ये सिम्टम ग्रेफाइटिस में है। इन मरीजों में अत्यधिक कमजोरी मतलब एक्सट्रीम वीकनेस होती है, उन्हें हमेशा लेटने का मन करता है, किसी भी अंग में पक्षाघात हो सकता है, पैरालिसिस जैसा उनको किसी भी अंग में हो सकता है, लेकिन विशेषकर निचले अंगों में ज्यादा होता है। लोअर लिम्स में ज्यादा पैरालिसिस की संभावनाएं होती हैं ग्रेफाइटिस के पेशेंट्स में। ऐसा लगता है जैसे शरीर में शून्यता या सुस्ती फैल रही है। नहाने से भी उनकी हालत बिगड़ जाती है और वे ठंडे नम मौसम में ज्यादा परेशान होते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों जोड़ों के मोड़ पर चकत्ते निकलते हैं। अब ये एक इनका सिम्टम है
कि ग्रेफाइटिस में कि जो भी जॉइंट्स होते हैं ना, तो जॉइंट्स के ऊपर ही, एग्जैक्ट जॉइंट्स पे ही इरप्शंस निकलने लगते हैं और बॉयज जैसे एब्सेस जैसे कुछ ना कुछ इरप्शंस उनको निकलेंगे। अब इसके बारे में डॉक्टर केंट कहते हैं कि इसका जवाब तो दूसरे लोग ही दें, लेकिन अगर ये सिम्टम है तो ग्रेफाइटिस उसकी एक बहुत ही अद्भुत दवा है। यानी कि ये सिम्टम क्यों हो रहा है, जॉइंट्स पर ही इस तरह के बॉयस या इरप्शंस क्यों आते हैं, इसके बारे में डॉक्टर केंट कह रहे हैं कि मुझे नहीं जानकारी, आप ही समझें। लेकिन अगर ऐसा है तो इस सिम्टम का इलाज ग्रेफाइटिस है, आपको बहुत अच्छा फायदा पहुंचाएगा और ये कहीं ना कहीं एक तरह का रेड लाइन सिम्टम के कैटेगरी में आने वाली सिम्टम है। उसके साथियों बतला रहे हैं इसके कन्वर्जन्स के बारे में। कन्वर्जन्स में आपके ग्रेफाइटिस का एक अच्छा योगदान है। अगर आप देखें तो ग्रेफाइटिस के मामले में जहां भी त्वचा खुरदुरी हो जाती है या छिल जाती है, वहां भी यही समस्या देखने को मिलता है। मरीजों को अक्सर कैटेलेप्टिक स्थिति का सामना करना पड़ता है, जहां वे होश में तो होते हैं लेकिन हिल डुल नहीं पाते या बोल नहीं पाते। पूरे शरीर में कंपन, ट्रेमुलस सेंसेशन होता है, अचानक बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, एकदम सडन एकदम बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाएगा। शरीर के कई हिस्सों में कसाव, कंस्ट्रिक्शन महसूस होता है। ग्रेफाइटिस ने कई तरह के दौरे ठीक किए हैं, कन्वर्जन्स बहुत तरह के। हालांकि यह दौरों के लिए मुख्य दवा नहीं है, मतलब कि ग्रेफाइटिस कन्वर्जन्स के लिए एक स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, लेकिन अगर किसी पुरानी बीमारी में कन्वर्जन्स एक लक्षण हो तो ग्रेफाइटिस अक्सर फायदेमंद होती है। इसने कई बार मिर्गी हिस्टीरिया की मिर्गी, हिस्टीरियो एपिलेप्सी और मिर्गी जैसे दौरे, एपिलेप्टिफॉर्म स्पाज्म को ठीक किया है। जब लक्षणों का समग्र विश्लेषण, अब हमेशा जब मैं कहता हूं कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम जब दवा का आधार बनता है, तो कन्वर्जन्स की भी ग्रेफाइटिस एक अच्छी दवा हो सकती है। और सिर्फ कन्वर्जन्स क्या, किसी भी कंडीशन, बीमारी चाहे कुछ भी हो, टोटलिटी ऑफ सिम्टम अगर मुझे ले जा रहा है ग्रेफाइटिस की तरफ तो मुझे रिजल्ट मिलेगा। यह होम्योपैथी का सिद्धांत है और इससे रिजल्ट मिलता ही है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस दवा का प्रभाव मुख्य रूप से शरीर के बाएं हिस्से पर ज्यादा पड़ता है, मतलब हल्का सा आप इसको लेफ्ट साइडेड रेमेडी कह सकते हैं। मरीज दर्द के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं और उनके शरीर के बाहरी हिस्से बहुत संवेदनशील होते हैं, मतलब बॉडी का जो अपर सरफेस होता है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। उसके बाद साथियों इसके दर्द के बारे में बतला रहे हैं, इसके पेन कैसे होते हैं। तो दर्द जलन भरी, बर्निंग सा, खिंचाव के तरह का, ड्रॉविंग और दबाव, प्रेसिंग जैसा होता है। दर्द के साथ साथ मरीज को बहुत ज्यादा तकलीफ भी होती है, सोरनेस सा रहता है, चुभन होती है, स्टिचिंग जैसा और फाड़ने जैसा, टीयरिंग पेन उसको फील होता है। दर्द से ज्यादा सुन्नता की समस्या ज्यादा आम है, यानी कि ग्रेफाइटिस के पेशेंट में आप पेन से ज्यादा नंबने से परेशान देखेंगे आप ग्रेफाइटिस को। उसके बाद कहते हैं कि शरीर के सभी जोड़ों पर, लगभग सारे जॉइंट्स में और खास करके एनस के आसपास दरारें, फिशर्स पड़ जाती हैं। त्वचा कई जगहों पर फट जाता है और खून निकलता है। त्वचा बहुत सख्त हो जाता है। खोपड़ी और शरीर के अन्य हिस्सों पर गांठें उभर आती हैं। ये सभी लक्षण ग्रेफाइटिस की विशेषताएं हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब इन लक्षणों के साथ मानसिक लक्षणों को भी जोड़ दिया जाए तो शरीर में होने वाली गड़बड़ियों का एक बहुत ही स्पष्ट चित्र सामने आता है। ग्रेफाइटिस उतना ही व्यापक और गहराई से काम करने वाली दवा है जितना कि सल्फर। पुरानी बीमारियों में इन दोनों दवाओं में काफी समानताएं देखी जा सकती हैं और सल्फर और ग्रेफाइटिस दोनों एक दूसरे का पूरक भी है, तो एक बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन भी आप इसे कह सकते हैं। हालांकि दोनों का अपना अपना बहुत अच्छा योगदान है। हमें जाना है टोटलिटी के तरफ, मल्टीपल मेडिसिन के तरफ नहीं, टोटलिटी की तरफ। और सिंगल मेडिसिन मिनिमम डोज सबसे बेस्ट है जो टॉपिक मैंने बतलाई हैं। साथियों आते हैं माइंड पे, यानी कि मेंटल सिम्टम्स पे। तो अगर आप देखें तो ग्रेफाइटिस वाले मरीजों को मानसिक रूप से बहुत परेशानी होती है। जब उन्हें कोई गहन मानसिक कार्य करना होता है तो वे बहुत बेचैन हो जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा कुछ एक्सट्रीम मेंटल एक्सर्शन होना है उनको तो बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाएंगे। उन्हें मानसिक काम करने का बहुत डर लगता है, उन्हें बहुत ज्यादा मानसिक अवसाद होता है और संगीत सुनने से, म्यूजिक वगैरह से उनकी स्थिति और भी खराब हो जाती है। ग्रेफाइटिस के पेशेंट को समझें कि म्यूजिक पसंद नहीं है, ज्यादा आवाज शोरगुल पसंद नहीं है। वे इतने दुखी रहते हैं कि उन्हें सिर्फ मौत और मोक्ष के बारे में ही सोच आती है, सिर्फ डेथ के बारे में और मोक्ष के बारे में ही वो सोचते हैं। दुख और चिंता से उनकी मानसिक पीड़ा और भी बढ़ जाती है। मतलब जितना ज्यादा वो किसी तरह के दुख के बारे में या किसी तरह के चिंता के बारे में सोचेंगे, एंग्जाइटी वगैरह में जाएंगे, उतना ज्यादा उनकी बीमारियां भी हैं, जो फिजिकल जो बीमारियां हैं वो भी बढ़ेंगे, उन पर भी एग्रावेशन और उनके टेंशन का जो है, उनके मेंटल टेंशन का असर आपको देखने को मिलेगा। अब इस तरह के जो मरीज होते हैं उनका मूड लगातार बदलता रहता है। उन्हें बचपन की सभी घटनाएं याद रहती हैं, यानी ऐसा वो पेशेंट जो होंगे वो बतलाएंगे कि मुझे बचपन की बहुत सारी घटनाएं याद हैं, लेकिन हाल की घटनाएं वो भूल जाते हैं।
पुरानी जो बहुत सारी कुछ घटनाएं घटी हैं उनको याद रहेगा, लेकिन सडन जो अभी जो हुआ है कुछ समय पहले वो भूल जाते हैं। सोचने में धीमे हो जाते हैं, दिमाग कमजोर लगता है, खासकर सुबह के समय। शाम के समय अक्सर एक्साइटेड रहते हैं, उत्तेजित रहते हैं, जल्दबाजी में हरीड रहते हैं और उत्साहित हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा चिड़चिड़े और आलोचनात्मक हो जाते हैं। किसी चीज के बारे में निंदा करना, उसकी बुराई बतलाना, ये सारी चीजें हैं। निर्णय लेने में बहुत परेशानी होती है, कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते, किंग कर्तव्य विमूढ़ रहते हैं। उन्हें कोई भी फैसला करने में बहुत मुश्किल होती है। शाम और रात के पहले हिस्से में दिमाग बहुत ज्यादा सक्रिय होता है, जिसकी वजह से उन्हें आधी रात तक नींद नहीं आती है। सुबह बहुत ज्यादा चिंतित और परेशान रहते हैं और शाम को उत्तेजित हो जाते हैं। अत्यधिक चिंता उन्हें हताशा की ओर ले जाती है, हताश जैसे वो हो जाते हैं बहुत ज्यादा चिंता करने की वजह से। सुबह उठने पर, शाम को ऊपर देखने पर, झुक कर उठने पर चक्कर आते हैं। वर्टिगो बतला रहे हैं कि सुबह उठने पर, मॉर्निंग में वेकअप के बाद, शाम के टाइम में, इवनिंग को ऊपर देखने पर, सर ऊपर उठाकर या फिर झुक कर उठने पर, अगर आगे की तरफ झुक कर और अगर उठते हैं तो उस पर उन्हें चक्कर जैसा महसूस होता है, उन्हें लेट जाना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे वे आगे की तरफ गिर जाएंगे। अब ये सिम्टम है जो कि पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आगे के चक्कर के साथ, वर्टिगो के साथ आगे की तरफ गिर जाने का भाव और लेट जाने से थोड़ा सा आराम महसूस होना, तो वहां पे आप ग्रेफाइटिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब उपरोक्त सामान्य लक्षण किसी भी बीमारी में प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं तो निम्नलिखित समस्याओं में जो भी नीचे बतलाने जा रहे हैं हम, इस दवा से लाभ हो सकता है। अब वो क्या है कि शाम को गर्म कमरे में दिमाग में रक्त की अधिक प्रवाह, हाइपेरेमिया ऑफ द ब्रेन, सर में बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो होना शाम के समय में और गर्म कमरे में। अक्सर सिर और चेहरे पर रक्त का एकदम से अधिक प्रवाह होने लगता है, जिससे बेहोशी जैसा महसूस होता है। पूरे सिर में सुन्नता महसूस होती है। सिर के शीर्ष पर एक जलता हुआ बिंदु होता है। माथे पर, आंखों के ऊपर खिंचाव रहता है, ड्राइंग। प्रेसिंग का मतलब एक दबाव सा फील होना, फाड़ने जैसा टीयरिंग पेन उन्हें फील होता है। कनपटियों में चुभन, स्टिचिंग पेन जैसा दर्द होता है। कनपटियों से चेहरे की तरफ एक और कंधों तक दर्द होता है। कनपटियों से चेहरे के एक तरफ, कनपटी से चेहरे के वन साइडेड आप समझिए, और कंधे तक वो एक्सटेंड होने वाला जो है दर्द होता है। सुबह उठने पर सिर के एक हिस्से में दर्द होता है, वन साइडेड आपको पेन आपको हेड में, और खास करके मॉर्निंग में देखते हैं। हालांकि बहुत सारी दवाएं हैं, पल्सेटिला वगैरह हैं, लेकिन ग्रेफाइटिस आप टोटलिटी ऑफ सिम्टम के आधार पर अगर लेके चलें तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। सिर के एक हिस्से में फाड़ने जैसा दर्द होता है, जो दांत और गर्दन को एक तरफ तक जाता है। मतलब एक पूरे फेस, आपके गर्दन में, दांतों में, हेड में, सब में वन साइडेड एक साथ पेन जहां पर हो, वहां पर आप देखेंगे कि ग्रेफाइटिस आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। उसके बाद कहते हैं वर्टेक्स पर, सिर के सबसे ऊपर का जो भाग होता है आपका वर्टेक्स, उसके पिछले हिस्से में माने ऑक्सीपुट में दबाव वाला दर्द होता है। वर्टेक्स पर और पीछे के हिस्से में दबाव वाला दर्द। सिर के पिछले हिस्से में ऑक्सीपुट में और गर्दन के पिछले हिस्से में दबाव और कसाव महसूस होना, एक कॉन्ट्रैक्शन सा, एक कंस्ट्रिक्शन सा फील होना। ऐसा लगता है जैसे सिर सुन्न हो गया है, एकदम माथा जैसे नम्ब सा, एकदम सुन्न सा महसूस होना। मासिक धर्म के दौरान बहुत तेज सिर दर्द होता है। मेंस्ट्रुएशन के दौरान काफी इंटेंस, काफी ज्यादा एक्सट्रीम पेन आपको हेड में देखने को मिलता है। हेड के सिर्फ सिम्टम्स अगर हम बात करें तो ठंड लगने पर और तेज रोशनी में देखने पर सिरदर्द बढ़ जाता है। सिर्फ हेडेक अगर हम देखें तो ठंड लगने पर और तेज रोशनी में देखने पर सिरदर्द बढ़ जाता है। गर्म कमरे में सिरदर्द ज्यादा होता है और खुली हवा में थोड़ी राहत महसूस होती है। हर चीज में ही अप्लाई होगा। खोपड़ी में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, खोपड़ी में खुजली होती है, स्कैल्प में बहुत ज्यादा दर्द और साथ में खुजली होती है। कभी कभी चकत्ते भी निकल आते हैं। खोपड़ी पर एक्जिमा हो जाता है। अब साथियों ग्रेफाइटिस का क्या है कि आपको स्किन के रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे, इरप्शंस जो होंगे, एक्जिमा होगा, इस तरह की चीजें आपको ग्रेफाइटिस में भरपूर मिलेंगी और लगभग हर जगह पर इसका इस्तेमाल है। अब कहते हैं कि जिससे चिपचिपा द्रव निकलता है, एक चिपचिपा सा, कहें कि चिपचिपा करने, चिपचिपाहट वाला लसीला टाइप का जो है आपका किसी तरह का अगर डिस्चार्ज हो रहा है स्किन से। अब अभी स्कल्प के बारे में बतला रहे हैं, लेकिन शरीर के कहीं से भी, जैसे कहते हैं कि कानों के पीछे एक्जिमा होना और वहां से इस तरह का निकलना, कानों के पीछे दरारें पड़ जाना, फिसर, जिससे कि खून निकलता है और चिपचिपा सा उसमें वाटरी डिस्चार्ज वगैरह आपको देखने को मिलेगा। खोपड़ी पर पपड़ीदार चकत्ते होते हैं, स्केली इरप्शंस निकल आते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। खोपड़ी पर गंजे और चमकदार धब्बे, बोल्ड शाइनी पैचेस आपको दिखाई देते हैं।
क्या आते हैं इसके आईज के यानी कि आंखों के सिम्टम्स पे। तो अगर आप देखें तो ग्रेफाइटिस वाले मरीजों को सूरज की रोशनी से बहुत ज्यादा परेशानी होती है, सनलाइट से काफी ज्यादा उनके प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ती हैं। उन्हें अत्यधिक प्रकाश संवेदनशीलता मतलब कि फोटोफोबिया होती है, प्रकाश से ज्यादा लाइट से उन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं और आंखों से लगातार पानी निकलता रहता है। किसी भी अन्य दवा की तुलना में ग्रेफाइटिस में प्रकाश संवेदनशीलता यानी कि फोटोफोबिया बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा देखा गया है। जब वे लंबे समय तक सूरज की रोशनी वाली खिड़की की तरफ देखते हैं तो आंखों में और आंखों के ऊपर दर्द होता है। आंखों में ज्यादा मेहनत करने से भी उन्हें परेशानी होती है। काफी अगर कुछ बारीक जैसा काम करें, जैसे दर्जी वगैरह का काम होता है या कुछ लिखने पढ़ने का काम खास करके हो गया, तो उस तरह की चीजों में आंख का जहां पर ज्यादा ये है, ड्राइविंग वगैरह भी आप उसमें जोड़ सकते हैं, तो उसमें अगर आंखों की परेशानी हो तो ग्रेफाइटिस उसके लिए एक अच्छी दवा हो सकती है। लिखते समय अक्षर दो दो दिखाई देने लगते हैं, पढ़ते समय अक्षर धुंधला दिखाई देता है, मतलब स्मोकी ब्लड विजन उनको आता है। मासिक धर्म के दौरान कुछ समय के लिए दिखाई देना बंद हो जाता है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान एक ब्लाइंडनेस आ जाना, और वहां पे आप ग्रेफाइटिस का अच्छा इस्तेमाल पाएंगे। आंखों में जलन बर्निंग, साथ में प्रेसिंग एक दबाव जैसा दर्द, स्टिचिंग पेन जैसा दर्द अनुभव होता है। इस दवा ने कॉर्निया के अल्सर को भी ठीक किया। कॉर्निया में जो अल्सरेशन हो जाए तो उसके लिए भी ग्रेफाइटिस एक अच्छी दवा है। कॉर्निया में बार बार फोरे होना, पस्ट्यूल्स निकल आते हैं, वहां पर आप ग्रेफाइटिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों में कॉर्निया में फोरे, किरेटाइटिस पस्ट्यूलोसा जो हो जाते हैं उनके लिए ग्रेफाइटिस एक अच्छी दवा है। आंखों के कोने में दरारें पड़ जाना, अत्यधिक प्रकाश संवेदनशील होता है और चेहरे पर एक्जिमा हो जाता है, फेशियल एक्जिमा के लिए भी ग्रेफाइटिस एक अच्छी दवा है। उसके बाद कहते हैं कि कंजक्टाइवा में रक्त का अधिक प्रवाह, कंजेशन बहुत ज्यादा हो जाता है और नसें सूज जाती हैं। खुली हवा में आंखों से लगातार पानी निकलता रहता है और आंसू बहुत तीखे निकलते हैं, मतलब कटु जैसे कि छिल देगा उस तरह का। आंखों के कोने में कैंथी में दरारें रहती हैं, फिसर्स रहती हैं, आसानी से खून बहने लगता है और बहुत ज्यादा खुजली होती है। आंखों से पस यानी कि पुरुलेंट डिस्चार्ज आपको देखने को मिलता है। रात को पलकें आपस में चिपक जाती हैं, आंखों में जलन महसूस होती है, पलकें बहुत ज्यादा सूज जाती हैं, उनके किनारे लाल हो जाते हैं, खुले घाव रॉ हो जाते हैं, रॉ जैसे ओपन वोन्स जैसे आपको दिखने को मिलेंगे उसमें, और आसानी से खून बहने लगता है। कभी कभी पलकें सख्त हो जाती हैं, हार्ट जैसी। पलकों के किनारे पर अल्सर्स हो जाते हैं, किनारों पर पलकों पर पपड़ी पड़ती है, क्रस्ट जम जाती हैं पलकों पर, और आंखों के आसपास एक्जिमा हो जाता है। पलकों पर सूखी बलगम म्यूकस, ड्राई म्यूकस जैसा जम जाता है उस पर। पलकों पर स्टाइज आपको बहुत ज्यादा, जैसे हम गुहेरी या गुठौरी जो भी गांव में कहते हैं, तो स्टाइज आपको आंखों पर हो, उसके लिए भी ग्रेफाइटिस एक बहुत अच्छी दवा है। जिनमें खिंचाव ड्राइंग जैसा दर्द हो साथ में, खासकर जब बार बार निकलते हो, यानी कि रिपीटेडली एक हुआ वो ठीक हो गया, फिर दोबारा होना, फिर उसका ठीक होना, तो वो होते रहता है, छूटते रहता है, होते रहता है, तो वहां पे ग्रेफाइटिस एक बहुत अच्छी दवा है। पलकों पर सिस्टिक ट्यूमर भी हो सकते हैं, सिस्टिक ट्यूमर पलकों पर आपको देखने को मिल सकता है, और उसके लिए भी आप ग्रेफाइटिस का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं और काफी अच्छा इससे आप रिजल्ट पा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं ईयर्स की, कानों की इसकी समस्याएं। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ग्रेफाइटिस वाले मरीजों के कानों से चिपचिपा और गाढ़ा पस निकलता है, स्टिकी सा विसिड, एकदम बहुत चिपचिपा सा, एकदम गाढ़ा मोटा सा पस निकलता है। कभी कभी इसमें खून भी मिला होता है और बहुत ही ज्यादा बदबू आता है, बहुत ऑफेंसिव बहुत ज्यादा होता है इसका डिस्चार्ज। कानों में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कि कानों में टूटने फूटने की आवाज, क्रैकलिंग साउंड, गूंजने की आवाज, बमिंग जैसा, सीटी जैसी आवाज, हिसिंग, बजने की आवाज, रिंगिंग के तरह का कुछ बज रहा हो, तेज बहने की आवाज, गरजने की आवाज और गूंजने की आवाज, ये सारी इस तरह की आवाजें अगर आपको कान में ऐसे ही सुनाई दे रही हो तो उसके लिए आप ग्रेफाइटिस के बारे में सोच सकते हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पे। रात को बहुत तेज गरजने की आवाज सुनाई देती है और ऐसा लगता है कि कान बंद हो गए हों, कानों में गरजने की थंडरिंग जैसा और गरगराहट जैसा आवाज सुनाई देता है। कई बार बहरापन भी हो जाता है। डीफनेस में आप ग्रेफाइटिस का इस्तेमाल बता रहे हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शोर शराबे वाली जगहों पर उन्हें ज्यादा साफ सुनाई देता है। मतलब कि जहाँ पे नॉर्मली अगर क्योस है, नॉर्मली अगर हम देखें कि ज्यादा अगर इस तरह की चीजें हैं, हल्ला नॉइज ज्यादा है, तो वहां पर उनको सुनाई साफ देगा। वहीं पर अगर हम उसको कंपेयर करें कि जहाँ पे बिल्कुल भी साउंड नहीं है, पीस सा है, एकदम खाली जगह पे, तो वहां पे उनका डीफनेस जो है उन्हें ज्यादा फील होती है, वहां पे उन्हें कम सुनाई देता है। ठंडी हवा लगने पर कानों में चुभन होती है, स्टिचिंग सा, और पेन उनका शुरू हो जाता है ठंडी हवा लगने से, जैसा दर्द होता है
कान बहुत ज्यादा सूज जाते हैं, कान में स्वेलिंग भी हो जाती है ठंडी हवा से। हालांकि ठंडी हवा उन्हें ऐसे फेस पर चाहिए, हल्का सा ठंडी हवा उन्हें पसंद है, लेकिन कवर भी करेंगे क्योंकि गर्मी भी मेंटेन रखना है, वरना उनकी प्रॉब्लम्स को वो बढ़ाएगा। और कान के केस में कान को ठंडी हवा सुझा सकती है, सूजन पैदा कर सकती है, स्वेलिंग ईयर्स में आपको दिखेंगे, और साथ में उसमें दर्द भी बहुत ज्यादा, स्टिचिंग सा, जब चुभने जैसा दर्द होने लगता है। इसके साथियों देखते हैं नेजल सिम्टम्स, नोज के सिम्टम्स को। तो कहते हैं इन मरीजों की सूंघने की क्षमता बहुत तेज हो जाती है। सूंघने की क्षमता तेज हो जाने का अर्थ किस तरीका से है उसको भी समझना है साथियों। तो कहते हैं कि उन्हें फूलों की गंध बर्दाश्त नहीं होती है, फूल वगैरह, क्योंकि उनका इंटेंस पे उनमें उसमें स्मेल होता है, काफी ज्यादा स्मेल होता है, तो वो उनको बर्दाश्त नहीं होता है। नाक में सूखापन, ड्राइनेस के साथ साथ सूंघने की क्षमता भी कम हो जाती है। नाक में सूखापन, अगर ड्राइनेस ज्यादा हो जाए तो सूंघने की क्षमता भी उनकी कम जाएगी, यानी कि स्मेल आना बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसे उनके ग्रेफाइटिस के पेशेंट में नॉर्मली अगर उनका नाक सूखा ना हो तो फिर हल्का सा भी स्मेल जो होगा, एकदम लाइट सा स्मेल भी उनको फील होगा, वो स्मेल कर पाएंगे, जो कि नॉर्मली लोग इग्नोर कर देते हैं, नहीं कैच कर पाते हैं। जुकाम यानी कि कोराइजा होने पर भी सूंघने की क्षमता कम हो जाती है। नाक से खूनी बलगम यानी म्यूकस, ब्लड मिला हुआ पस जैसा निकलता है, जो बहुत ही बदबूदार, गाढ़ा और एकदम ठीक सा गाढ़ा, और कभी कभी पीले रंग का भी होता है। यह पुरानी नाक की बीमारी यानी कि क्रॉनिक नेजल कैटर के लिए बहुत ही उपयोगी दवा है। नाक में बहुत ज्यादा सूखापन हो जाता है, जिससे कि बहुत ज्यादा दर्द होता है। इन सब कंडीशंस में नाक की हड्डियों और उपास्थियों, कार्टिलेजेस में छूने पर बहुत ज्यादा दर्द महसूस करते हैं, तो वहां आप ग्रेफाइटिस का इस्तेमाल करेंगे। छींक आती रहती है और लगातार फ्लुएंट कोराइजा रहता है, जैसे कि कार्बोवेज वगैरह में भी आप देख सकते हैं। सर्दियों में लगातार जुकाम, कोराइजा की समस्या रहती है, जो ठंडी हवा में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जुकाम गले तक फैल जाता है, लैरिंग्स तक आपका जुकाम जो है फैल जाता है, कोराइजा। उसके बाद कहते हैं कि कार्बोवेज में भी आप इस तरह का सिम्टम्स देख सकते हैं। नाक के अंदर के हिस्से में और छाले, एक्सकोरिएशन जैसा, एक्सकोरिएटेड जैसे छाले पड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा दर्द होता है, फट जाने जैसा, और उसमें पपड़ी पड़ते हैं, स्कैब्स जमा हो जाते हैं उसमें। नाक के अंदर बहुत गहराई तक सख्त बलगम, म्यूकस जम जाता है। सूखी सर्दी आप इसे कह सकते हैं, सूखी सर्दी एक तरह का, कि अंदर तक म्यूकस जो है जम जाना, और उसके वजह से तकलीफ दे वो हो जाता है, दर्द देता है। नाक के अंदर छाले, अल्सर्स हो जाते हैं। नाक के छेदों में, नॉस्ट्रिल्स में दरारें पड़ जाती हैं, फिशर्स पड़ जाती हैं, जो जलती हैं और अक्सर हो जाती हैं, ये बार बार होती हैं। ये इसमें रिपीटेटिव ग्रेफाइटिस आप देखें तो रिपीटेटिव एक तरह की मेडिसिन, और डॉक्टर केंट की एक बहुत अच्छी चीज है कि वो एक जो मूल जो सिम्टम्स होते हैं उनको लगभग वो हर जगह पे लेकर के चलते हैं, ताकि आपके जहन में आ जाए कि कोई भी मेडिसिन का कैरेक्टर क्या है, उसके बारे में कब हमें सोचना है। जब आप केंट को बढ़िया से पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपको सिम्टम्स सुनते सुनते आपको दिमाग में, जहन में आ जाता है कि मुझे किस दवा की तरफ जाना है, ये उनका बतलाने का तरीका है। तो साथियों आगे बढ़ते हैं, बतलाते हैं फेशियल सिम्टम्स। तो अगर आप देखें तो ग्रेफाइटिस वाले मरीजों का चेहरा जो है वो पीला पड़ जाता है, जैसे कि मोम का बना हुआ जैसा हो, और बीमार दिखता है। चेहरे पर एक्जिमा, दाद ये सब निकलते हैं, जिनसे कि चिपचिपा, एकदम ग्लूटिनस द्रव निकलते रहता है, एकदम और डिस्चार्ज जो है चिपचिपा सा निकलते रहता है। खुजली होती है, कभी कभी खुजली के साथ चकप चकत्ते भी आ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे चेहरे पर मकड़ी का जाला फैला हुआ है। मुंह के कोनों में, इसको कमिसर्स कहते हैं इंग्लिश में, तो कहते हैं कि मुंह के कोनों पर दरारें पड़ जाती हैं, फिसर्स पड़ जाती हैं। ये दरारें छाले में बदल जाती हैं, उनके किनारे सख्त हो जाते हैं और बहुत ज्यादा जलन होती है। त्वचा फट जाती है और छिल जाती है। कभी कभी खुले घाव, एक्सकोरिएटेड जैसे घाव हो जाते हैं और खून निकलने लगता है। चेहरे पर एरिसिपेलस हो जाता है, जो दाहिने से बाएं तरफ फैलता है। दाहिने तरफ फेस पर ऐसी एरिसिपेलस के सिम्टम्स दिख करके आपको जो भी उसका रैश वगैरह होगा, और वो बाएं तरफ बढ़ेगा। दाढ़ी झड़ने लगती है, आपके बियर्ड जो है उनमें, बियर्ड के हेयर में फॉल आपको देखने को मिलेगा। होठों पर पपड़ी पड़ती है, क्रस्ट जो है वो जम जाती है, और ठुट्ठी पर एक्जिमा हो जाता है, इस पर आपको एक्जिमा फील होगा। सब मैक्सिलरी ग्लैंड में सूजन आ जाती है और वो करे पड़ जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। उसके बाद माउथ के सिम्टम्स देखें साथियों, तो मसूरे से दांत हिलने लगते हैं। दांत जो है बिल्कुल मसूर से जड़ से हिलने जैसा फील होगा। दांतों में जलन, बर्निंग और चुभन होती है। स्टिंगिंग, आपको दांतों में दर्द होता है। ठंडी हवा लगने पर दांतों में खिंचाव, एकदम ड्राइंग जैसा कि उखड़ रहा हो दांत, इस तरह का दर्द होता है। गर्मी लगने पर दांतों में फाड़ने जैसा टीयरिंग पेन होता है, जैसे कुछ घुस गया है उसको फाड़ रहा है, इस तरह का दर्द। मुंह में कड़वा, बिटर, सॉल्टी और सावर और सड़े हुए अंडे जैसा स्वाद आता है। सुबह उठने पर मुंह में बहुत बुरा स्वाद आता है। सड़ा हुआ अंडा खाने का मतलब बहुत ज्यादा बुरा सा टेस्ट उसके मुंह में फील होगा।
सुबह के टाइम में खास रूप से। खाने के बाद मुंह में खट्टा स्वाद आता है, जीभ पर सफेद परत जम जाती है। ग्रेफाइटिस में आपका टंग अगर आप देखेंगे तो व्हाइट कोटेड टंग आपको मिलेगा। निचले होंठ पर भी और जीभ की नोक पर जलने वाले छाले हो जाते हैं, बर्निंग ब्लिस्टर्स निकल आते हैं। जीभ के नीचे के हिस्से पर दर्दनाक पेलफुल अल्सर्स आप कहें छाले जो हैं वो निकल आते हैं। मसूड़ों और मुंह से सड़ा हुआ एकदम पिटरीट सा गंध आता है। सांस से पेशाब जैसी गंध आती है। तो नॉर्मली अगर सांस लें तो यूरिन जैसा पुराना यूरिन हो गया उस तरह का दर्द महसूस करेंगे आप। सुबह उठने पर और रात को जागने पर मुंह सूख जाता है। सुबह उठने पर भी, मॉर्निंग में आफ्टर वेकअप, और रात में अगर आप जागते हैं तो उस वक्त मुंह बहुत ज्यादा सूखता है। रात में नींद के दौरान मुंह से लार निकलता है। ये एक बहुत लोगों में आप देखेंगे। तो ये क्या है, ये इस तरह के सिम्टम्स आपको कैरेक्टर पकड़ने में मदद करते हैं। नींद में मुंह से लार निकलना अगर ये है तो ग्रेफाइटिस उनके लिए एक कारण बन सकता है आपको ग्रेफाइटिस चुनने का। तो उसके बाद आते हैं साथियों थ्रोट पे। तो कहते हैं गले में लगातार खराश रहती है, छाले वगैरह अल्सरेशन वगैरह हो जाते हैं, सूजन आ जाती है, टॉन्सिल्स जो है वो सूज जाते हैं, आपके टॉन्सिल्स में स्वेलिंग आ जाती है। रात को गले में दर्द होता है, टॉन्सिलाइटिस के साथ साथ थ्रोट में आपको रात के रात पेन, रात में ही ज्यादा पेन आपको फील होता है। गले में सफेद और गाढ़ा विसिड सा बलगम जम जाता है। नाक की बीमारी, नेजल कैटर और पोस्ट नेजल कैटर में गले तक फैल जाता है। लगातार ऐसा लगता है जैसे गले में कुछ अटका हुआ हो या गला कसा हुआ सा, अटका हुआ सा फील होता है, जिसे निगलने में बहुत मुश्किल होती है। गले में लगातार ऐंठन होती रहती है, स्पाज्म आपको गर्दन में खींचने जैसा एक ऐंठन जैसा दर्द लगातार फील होता है, जिसे कि निगलने की कोशिश लोग करते रहते हैं, ऐसा करके स्वेलो करने का कोशिश करते रहे तो वो स्पैज्म की वजह से, वो ऐंठन की वजह से उससे परेशान होकर के ऐसा करने का इच्छा होता है, वो इरिटेट करता है। उसके साथियों बढ़ते हैं नीचे तो आते हैं स्टमक और एब्डोमेन्स पे। तो देखते हैं कि ग्रेफाइटिस वाले मरीजों को भूख बहुत ज्यादा महसूस होती है, सुबह उठते ही बहुत ज्यादा प्यास लगती है, मुंह सूख जाता है और अंदरूनी इंटरनल फीवर महसूस होता है उनको। मांस, पका हुआ खाना, मछली, नमक, मिठाई, इस तरह का कुछ भी खाने का मन नहीं करता। उन्हें लगातार कुछ ना कुछ खाने की तीव्र इच्छा होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ नहीं खाएंगे तो सांस लेने में तकलीफ होगी। पेट में जलन रहती है, दर्द रहता है, ग्नोइंग सा एक पेन उनको फील होते रहता है। पेट में दर्द होता है लेकिन कुछ खाने से राहत मिलता है। अगर पेट में दर्द हो रहा हो तो कुछ खाने के बाद उन्हें थोड़ा सा इजी महसूस होगा, एम्यूरेशन होगा। डकारें आती हैं जिनमें कड़वा सा, खट्टा सा जो है सड़ा हुआ सा स्वाद आ जाता है मुंह में। खाने का स्वाद भी ढकारों में आता है। हरी पानी जैसी ढकारें भी आती हैं। खाने के बाद सीने में जलन होती है। कार्बोवेज में जैसे आप देखते हैं उस तरह के सिम्टम्स हैं। मासिक धर्म के दौरान ज्यादातर समय उन्हें उबकाई, नौजिया रहती है, साथ ही शरीर कांपने लगता है। जो कुछ भी खाते हैं उसे उल्टी कर देते हैं। उल्टी, दस्त और ठंडा पसीना ये एक साथ आना आपको ग्रेफाइटिस में देखने को मिलता है। और सल्फर और कार्बोवेज के सिम्टम्स तो आपको इसमें भरे पड़े हैं। लगातार ऐसा लगता है जैसे पेट खराब हो गया हो या खाना ठीक से पच नहीं पा रहा हो। पेट में गैस की समस्या बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि कार्बोवेज में होती है। डकारे लेने से बहुत राहत मिलता है, जैसे कि कार्बोवेज में आप देखते हैं। पेट में जलन, कसाव, एक कंस्ट्रिक्शन सा, उसी के साथ धड़कन, पल्सेशन सा और क्रैम्प रहता है, जैसी समस्याएं अक्सर आपको इसमें दिखेंगी। पेट में भराव, फुलनेस सा, एक सूजन रहता है, डिस्टेंशन आपको एब्डोमेन का, और दबाव जैसा समस्या जो है लगातार आपको ग्रेफाइटिस के पेशेंट में देखने को मिलेगा। खाना निगलते ही उबकाई जैसा रेचिंग आने लगता है, जैसे कि आप मरकौर वगैरह में देखते हैं। पेट में जलन, गैस्ट्रिक कैटर और अंदरूनी गर्मी रहती है। इंटरनल हीट की वजह से उन्हें लगातार कुछ ना कुछ खाते पीते रहना पड़ता है। ठंडे पेय पदार्थ से उन्हें पेट में दर्द बढ़ जाता है। कुछ भी कोल्ड अगर वो ड्रिंक के रूप में ले लेते हैं तो उनका पेट का जो दर्द है वो बढ़ जाएगा। गर्म दूध पीने से उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। खाने के तुरंत बाद उल्टी के साथ साथ पेट में दर्द की समस्या भी हो जाती है। गैस्ट्रेल्जिया में जैसे हम देखते हैं कि खाने के तुरंत बाद उल्टी और साथ में पेट दर्द शुरू हो जाना, तो वहां पे आप ग्रेफाइटिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को शराब पीने की लत है और जिनके पेट की समस्याएं ग्रेफाइटिस के लक्षणों से मिलती है, उनके लिए यह एक अद्भुत दवा है, जैसा कि कार्बोनियम सल्फ में आप देखते हैं। उसके बाद जिगर बतला रहे हैं कि लीवर जो है सख्त हो जाता है, सूज जाता है और दर्द करता है। लीवर में भारीपन और तकलीफ महसूस होती है। दोनों हाइपोकॉन्ड्रिया में चुभन होती है, स्टिचिंग पेन होती है। बाईं तरफ के हाइपोकॉन्ड्रिया पर लेटने पर जलन महसूस होती है। लीवर के आसपास कपड़े पहनने से भी तकलीफ होती है।
लीवर के आसपास मतलब कपड़ा क्लॉथ का भी टच जो है उसको अच्छा नहीं लगेगा। पेट में गैस फ्लैचुलेंस की वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। पेट में फ्लेटस फंस जाता है, ऐसा महसूस होता है, जिससे ऐठन क्रैम्पिंग का दर्द होने लगता है। पेट फूल जाता है और लगातार परेशानी रहती है। कुछ भी खाते हैं वह पेट में फूल जाता है और गैस बनने लगता है। पेट में गड़गड़ाहट एकदम रंबलिंग हमेशा और हलचल महसूस होते रहती है। पेट में बहुत ज्यादा जलन और ऐठन होती है। खाने के तुरंत बाद पेट में ऐठन शुरू हो जाती है। कपड़े पहनने से भी पेट में तकलीफ होती है। थोड़ी सी भी गलती से कुछ खा लिया तो पेट में गैस बढ़ जाती है, गड़गड़ाहट होने लगती है और दस्त हो जाते हैं। पेट में पानी भर जाता है, ड्रॉप्सी जैसा, ड्रॉप्सी के कंडीशन में आप और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट के किनारे पर हर्पिस जोस्टर होना, हर्पिस जैसा होना शुरू हो जाता है और निचले पेट और कमर के आसपास जो है हर्पिस हो जाता है। कमर की ग्रंथियां, इंग्विनल ग्लैंड्स जो भी हैं वो हार्ड हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं और सूज जाती हैं, स्वेलिंग भी हो जाएगा उसमें। पेट के आसपास की त्वचा में भी आपको ओडिमा जैसा स्वेलिंग आपको देखने को मिलता है। उसके साथियों एनल सिम्टम्स बतला रहे हैं, एनस और स्टूल। तो कहते हैं कि ग्रेफाइटिस वाले मरीजों को दिन रात बहुत ज्यादा गैस निकलता रहता है, जिसकी बहुत ही बुरी गंध आती है। इसमें फोल ऑर्डर ऑफेंसिव जो भी इसका डिस्चार्ज या ये है, डकार है, गैस है, हर चीज में फोल ऑर्डर बहुत कॉमन है। हालांकि दस्त यानी कि डायरिया की समस्या इतनी आम नहीं है जितनी कि कब्ज है। यानी कि ग्रेफाइटिस में कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है कंपेयर टू डायरिया। फिर भी कुछ मरीजों में दस्त की समस्याएं होती हैं। दस्त के दौरान बहुत ज्यादा गैस निकलता है, पतला भूरा एकदम वाटरी सा, ब्राउनिश एकदम प्यूट्रिड सड़ा हुआ और लिएंट्रिक सा दस्त होता है। दस्त के कारण गुदा यानी कि एनस में बहुत ज्यादा जलन, एक्सकोरिएशन जैसा एकदम जैसे छिल गया उस तरह का जलन और दर्द रहता है। एनस में फिशर्स पड़ जाते हैं, दरार सा फटने जैसा, बहुत ज्यादा जलन पैदा करते हैं वो। पुरानी दस्त, क्रॉनिक जो भी डायरिया है उनकी समस्याओं में भी आप ग्रेफाइटिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी भी गलती से कुछ खा लिया तो फिर से दस्त की समस्या शुरू हो जाती है। डायरिया के कंडीशन में, डायरिया वाले पेशेंट में कि कुछ भी खा ले तो डायरिया शुरू, ये ग्रेफाइटिस का एक बहुत अच्छा सिम्टम है। लूज स्टूल्स के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन के दौरान भी बहुत ज्यादा सफेद और जेली जैसा बलगम निकलता है। यानी कि लूज मोशन हो रहा हो या फिर कॉन्स्टिपेशन रह रहा हो, दोनों ही कंडीशंस में जो है आपको व्हाइट सा म्यूकस बहुत ज्यादा निकलता हुआ देखने को मिलता है, बिल्कुल जेली जैसा। एनस से बलगम निकलना इसमें आम बात है। गुदा के आसपास, एनस के आसपास हमेशा नमी रहती है। गीला गीला सा पेशेंट आपको पता लगा कि पैखाना के रास्ते पे एनस के आसपास गीला सा हमेशा रहता है। हेमरॉइड्स बहुत बड़े हो जाते हैं। इसमें बड़े साइज के हेमरॉइड्स के लिए, पाइल्स आप जानते हैं, पाइल्स में जो हेमरॉइड्स निकल आते हैं, तो बड़े साइज के हेमरॉइड्स के लिए ग्रेफाइटिस एक अच्छी दवा है। बहुत ज्यादा दर्द करते हैं और उनमें दरारें पड़ जाती हैं, बहुत ज्यादा जलन होती है। हेमरॉइड्स के बारे में बतला रहे हैं। अब कहते हैं कि कब्ज की समस्याएं होती हैं, मल बहुत सख्त, कॉन्स्टिपेशन के कंडीशन में बतला रहे हैं कि स्टूल जो होगा बहुत हार्ड, नोटी सा एकदम गांठदार और कठोर हार्ड होता है, बहुत मुश्किल से निकलते हैं। एनस में दरारें पैदा कर देती हैं हार्ड स्टूल के वजह से और जलन वगैरह बहुत ज्यादा होने लगता है, दर्द ज्यादा होने लगता है। स्टूल जो है वो बहुत पतले और लंबे होते हैं, पतला सा निकलेगा, बहुत लंबा रहेगा क्योंकि निकल नहीं पा रहा है, जैसे कि फास्फोरस में आप देख सकते हैं। एनस में बहुत तेज जलन होती है। गुदा जैसे कि एनस जो है लगता है जैसे कि बाहर आ जाएगा, प्रोलैप्स जैसा, एनल प्रोलैप्स जैसा आपको देखने को मिलता है। इस दवा ने लंबे समय से चल रहे बवासीर को, ब्लीडिंग पाइल्स के कई मामलों को ठीक किया है, जिनमें बहुत ज्यादा दर्द, सोरनेस, दरारें रहती हैं, फिशर्स और बर्निंग सेंसेशन, जलन जैसा दर्द आपको देखने को मिलता है। मल त्याग के दौरान बहुत तेज दर्द होता है, कई दिनों तक मल त्याग की इच्छा ही नहीं होती। मल यानी कि स्टूल पास करने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है और बहुत समय लगता है, यानी बहुत समय तक बैठते हैं। सूखा सा स्टूल होता है, पतला सा एकदम बिल्कुल लंबा सा स्टूल होगा, बहुत ज्यादा ताकत लगा करके होगा और जलन, फिसर पड़ जाना, पेन, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं ग्रेफाइटिस में। अक्सर ऐसे मरीजों में इसका फायदा होता है जिनको कि इंजेक्शन या फिर कब्ज दूर करने वाली दवा के बिना मल त्याग नहीं होता। ऐसे लोग जिनका कि स्टूल जो है पास ही नहीं होता, बगैर अगर कुछ उस तरह का न लें जिससे कि उनका स्टूल पतला हो सके, तो उनके लिए भी आप ग्रेफाइटिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनस में बहुत ज्यादा खुजली के लिए आप ग्रेफाइटिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनस के आसपास एक्जिमा वगैरह हो जाए, हर्पिस वगैरह निकल आए, तो उस तरह के कंडीशन में आप ग्रेफाइटिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको पेट और पेट के अंदर की उन समस्याओं को भी ठीक करने की क्षमता है जिनकी वजह से टेप वर्म वगैरह हो जाते हैं। यानी कि टेप वर्म के कंडीशन में भी आप इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथियों इसके जेनाइटल्स देखते हैं, यूरिन वगैरह। तो कहते हैं
कि मरीज को पेशाब करते समय बहुत कम मात्रा में पेशाब निकलता है, यूरिन वगैरह जो है बहुत कम मात्रा में, बहुत लेस क्वांटिटी में, कुछ समय बाद बहुत ही बदबूदार हो जाता है। यूरिन पास करने के बाद अगर कुछ समय छोड़ दिया जाए तो बहुत ज्यादा उसमें स्मेल आने लगेगा, बहुत ज्यादा फुल ऑर्डर आने लगेगा, और साथ में एक लाल तलछट सा, एक उसमें परत सा, एक लाल सा और या फिर सफेद सा भी पड़ सकता है, एक सेडिमेंट सा जम जाता है उसमें। यूरिन के ऊपर एक इंद्रधनुषी एकदम इरिडिसेंट कहें कि क्यूटिकल बन जाता है, इंद्रधनुषी परत बन जाता है, कलरफुल सा, जैसे कि पानी में पेट्रोल वगैरह छिड़क दें जिस तरीका से चमकीला सा वो हो जाता है, उस तरीका का आपको पेशाब में इसके जम जाता है कुछ देर पेशाब को छोड़ देने के बाद। पेशाब करने के बाद भी कुछ बूंदे जो हैं टपकती रहती हैं, पेशाब लगता है ऐसे हो गया लेकिन कुछ कुछ एक एक करके बूंद जो है ड्रिबलिंग जैसा वो गिरते रहेगा। पेशाब करने के अलावा भी मूत्र मार्ग में, यूरिनरी पैसेज में और ब्लैडर के गर्दन में जलन माने बर्निंग महसूस होती है। गर्दन माने ब्लैडर के एकदम लास्ट गर्दन पे समझे, और आपके पूरे यूरिनरी पैसेज में, आपके पीनिस में जो है जलन वगैरह महसूस होती है। पेशाब करते समय त्रिकास्थी में, सैक्रम में और कॉक्सिक्स में दर्द होता है। यूरिन पास करने के दौरान आपके कॉक्सिक्स में और सैक्रम में दोनों में काफी दर्द महसूस होता है। उसके बाद बतलाते हैं यौन उत्तेजना, सेक्सुअल एक्साइटमेंट जो है बहुत ज्यादा होती है, और रात को स्वप्न दोष, नाइट एमिशंस हो जाता है, नाइट फॉल जिसको हम कहते हैं वो हो जाता है। उत्तेजना इतनी ज्यादा होती है कि संभोग यानी कि इंट्रोमिशन के तुरंत बाद ही वीर्यपात इजैकुलेशन हो जाते हैं, कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन आप कह सकते हैं, कि इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जा रहे हैं कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जा रहा है, तुरंत में इजैकुलेशन हो जा रहा है। शीघ्र पतन जिसे आप कहते हैं, उसके लिए भी ग्रेफाइटिस एक अच्छी दवा है। इसके विपरीत स्थिति भी देखी जाती है जिसमें संभोग यानी कि क्वेश्चन के प्रति बिल्कुल भी घृणा होता है और लिंग इरेक्ट ही नहीं हो पाता, बिल्कुल इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। गुप्त संबंध में कि सीक्रेट वाइस और अधिक यौन संबंध के बाद होने वाली नपुंसकता, मतलब एक तो इस तरह के संबंध रहे हो और उसी के साथ अधिक यौन संबंध, बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्सेसेस अगर आपने किया है और उसके बाद इम्पोटेंसी वगैरह हो गई हो, तो उसके लिए आप ग्रेफाइटिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुप्त संबंध मतलब साथियों बहुत तरह का इसका मतलब आप निकाल सकते हैं। नॉर्मली आप सीक्रेट वाइस समझिए, और सेक्सुअल एक्सेस जो है बहुत ज्यादा यौन संबंध में लिप्त रहना, तो उस तरह की कंडीशंस की वजह से अगर इस तरह का कंडीशन हुआ है कि इंपोर्टेंट हो गए हैं, काम ही नहीं कर रहा, इरेक्शन ही नहीं आ रहा, बिल्कुल भी लिंथिन हो गया हो, तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ग्रेफाइटिस अच्छा फायदा पहुंचा सकती है टोटलिटी के साथ। कमजोर लिंग, इरेक्शन जो उसका काफी कमजोर होगा और साथ ही वीर्यपात हो जाता है। एक तो कम इरेक्शन ही, बहुत ढीला सा होगा, इरेक्शन ही नहीं होता है, और शीघ्र पतन बिल्कुल और समय से पहले डिस्चार्ज हो जाना, इसके लिए ग्रेफाइटिस एक बहुत अच्छी दवा है। उसके बाद कहते हैं साथियों कि लिंग के छल्ले प्रीप्यूस पर दाद पड़ जाते हैं, हर्पिस निकल आते हैं। लिंग का शीर्ष जो होता है, ग्लैंस ऑफ पेनिस जो है, छिल जाने जैसा हो जाता है और उसमें दरारें पड़ जाती हैं। अंडकोश, स्क्रोटम में और लिंग में सूजन, ड्रॉप्सिकल स्वेलिंग आ जाती है। छोटे बच्चों और शिशुओं में हाइड्रोसील हो जाता है। छोटे बच्चों में हाइड्रोसील की समस्या में, एडोलेसेंट से नीचे में, आपको ग्रेफाइटिस का एक अच्छा योगदान है। स्क्रोटम पर खुजली होती है और चकत्ते वगैरह निकलते रहते हैं। इस दवा ने मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा से निकलने वाले गाढ़े ग्लीट जैसा, ग्लीटी और चिपचिपे विसिड रिसाव को ठीक किया है। इसके सूजे हुए वृषण, टेस्टिस का जो है स्वेलिंग जो है, उससे ग्रेफाइटिस ने उसको भी ठीक किया है। महिलाओं में संभोग, क्वाइसंस के प्रति घृणा हो जाती है। अंडाशय यानी कि ओवरीज जो है उनके बड़े हो जाते हैं, बल्कि हो जाते हैं और सख्त हो जाते हैं, हार्डनेस हो जाता है, आ जाता है उनमें। यूट्रस और ओवरीज में जो है बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस भी आपको दिख सकता है। इस दवा ने निम्ब ग्रंथि ट्यूमर यानी कि ओवेरियन ट्यूमर जो कहते हैं उसको ठीक किया। ओवेरियन ट्यूमर की ग्रेफाइटिस एक अच्छी दवा है। हाथों के ऊपर की तरफ छूने पर गर्भाशय यानी कि यूट्रस में दर्द होता है। अगर हाथों से ऊपर की तरफ टच करते हैं तो यूट्रस में पेन आपको फील होता है। गर्भाशय में, यूट्रीन क्षेत्र में नीचे की तरफ बहुत ज्यादा दबाव सा महसूस होता है। इस दवा ने गर्भाशय पर फूलगोभी जैसी वृद्धि, कॉलीफ्लावर एक्सरसेंस कहें, फूलगोभी जैसी वृद्धि जब हो जाए, इस तरह का फैलने लगे, तो उसको भी ठीक किया है। और ये आपको कैंसरस भी हो सकता है, उस तरह की कंडीशन में भी आप ग्रेफाइटिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स यूटेराई में कैंसर के विकास को रोका है। जब जलन, बर्निंग हो रही थी और सड़ा हुआ प्यूट्रिड सा खून रिसाव हो रहा था, इस मामले में यह कार्बोएनामेलिस जैसा ही काम करता है। जैसे कार्बोएनामेलिस का आप देखते हैं इस तरह के कंडीशंस में बहुत अच्छा रिजल्ट है, उसी तरीके से ग्रेफाइटिस का बहुत अच्छा रिजल्ट है। मासिक धर्म जो है, मेंसेस जो है, मेंस्ट्रुएशंस लेट से आते हैं, इरेगुलर रहते हैं, बहुत ही कम मात्रा में, स्कैंटी होते हैं, हल्का रंग का होता है, पेल सा, फीका सा, और उसी के साथ साथ उसमें थोड़ा सा गाढ़ा सा और छोटे छोटे
क्लॉट्स आपको दिखते हैं, कम समय तक रहते हैं, बहुत ही मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। 6 या 8 सप्ताह के बाद ही मासिक धर्म आता है, मतलब कि नॉर्मली जो 4 हफ्ते पे आना चाहिए वो 6 से 8 हफ्ता का समय लेकर के ही आता है। उसके बाद क्लोरोटिक जो लड़कियां होती हैं, मतलब शरीर उनका नीला सा पड़ने लगे, हुट वगैरह, एनीमिया जैसा कंडीशन हो, तो उनमें मेंसेस जो है वो रुक जाते हैं या बहुत ही देर से आते हैं, वहां पर आप ग्रेफाइटिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला जो फर्स्ट जो मेंस होता है वो काफी देर से जिन बच्चियों में आता है उनके लिए भी आप ग्रेफाइटिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेंसेस की जगह पर ल्यूकोरिया होने लगना, यहाँ पर आप जैसे कि क्या कोकलस वगैरह में आप देखते हैं, वहां पर भी ग्रेफाइटिस का इस्तेमाल है। हालांकि वहां पर आप कंबाइन करेंगे टोटलिटी को और उसके हिसाब से चयन करेंगे, लेकिन कोकलस में भी ये अच्छी सिम्टम है, कोकलस भी इसके लिए बहुत अच्छी दवा है और ग्रेफाइटिस भी एक बहुत अच्छी दवा है। उसके साथियों वल्वा बोल रहे हैं, योनि में, वल्वा में आपको ओइडीमा दिखता है, सूजन दिखता है, दिन रात ल्यूकोरिया का रिसाव होता रहता है, वजाइना में एक ड्राइनेस और हीट सा महसूस होता है, वजाइना में कोल्डनेस भी महसूस होता है। मासिक धर्म मेंसेस के दौरान जो है अत्यधिक थकान सा, एकदम बिल्कुल लेसिट्यूड एकदम महसूस करती हैं। मासिक धर्म मेंसेस के दौरान कई लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि सूखी खांसी होना मेंसेस के दौरान, मेंस्ट्रुएशंस के दौरान, बहुत ज्यादा पसीना आना, कूपियस स्वेटिंग, पैरों में सूजन हो जाना, घरघराहट, हॉर्सनेस सा, जुकाम, कोराइजा हो जाना, हेडेक होना, नोजिया होना, सुबह उठने पर नोजिया ज्यादा होना, और मेंसेस से पहले जो है आपको वल्वा में बहुत ज्यादा खुजली होती है मेंस्ट्रुएशन के पहले, मेंस्ट्रुएशन के दौरान ये सारी चीजें, और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से पहले आपको वल्वा में खुजली महसूस होती है। मासिक धर्म के दौरान जनांगों में, जेनाइटल्स पर और जांघों के बीच में बहुत ज्यादा छाले, एक्सकोरिएशंस निकल आते हैं, छीलने जैसे इरप्शंस। मासिक धर्म मानी मेंसेस के पहले श्वेत प्रदर ल्यूकोरिया के कारण छाले हो जाते हैं, तो इस तरह का ल्यूकोरिया होता है बिफोर मेंसेस कि छाले पड़ जाते हैं, एक्सकोरिएटिंग सा उसका पूरा सरफेस एरिया हो जाता है। तो ये सब थे जेनाइटल्स पे, मेल फीमेल दोनों को मैंने बतला दिया एक साथ। उसके बाद आते हैं साथियों थोड़ा सा लैरिंग्स और कफ वगैरह देखें, तो कहते हैं कि ग्रेफाइटिस के मरीजों में गले का जो गला जो उनका होता है लैरिंग्स, उसको छूने से बहुत परेशानी होती है, टच वो नहीं करना चाहते हैं, शाम के समय आवाज बैठ जाती है, इवनिंग हॉर्सनेस है, कार्बोवेज में आपको ये दिखता है, रात को गले में नाइट के टाइम में खास करके सूखापन महसूस होता है, और दिन में ग्लूटिनस सा गाढ़ा सा बलगम निकलता रहता है, म्यूकस। सोते समय उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, सफोकेशन सा फील करते हैं, जैसे कि लाइकेसिस वगैरह में भी आप देखते हैं। अक्सर रात को सांस लेने में तकलीफ की वजह से नींद खुल जाती है, रात में सांस में सफोकेट सा फील करके और नींद खुल जाना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है, और ग्रेफाइटिस जो है इसकी बहुत अच्छी दवा है। सीने में कंस्ट्रिक्शन सा, दबाव सा, एकदम कसाव सा फील करते हैं, काली खांसी, हुपिंग कफ की तरह पैरोक्सिस्मस एकदम खांसी आती है, खांसी के बाद बहुत ज्यादा मात्रा में सफेद और गाढ़ा एकदम विसिड सा म्यूकस निकलता है। कभी कभी खांसी के दौरे आ सकते हैं, एकदम पैरोक्सिस्मल, एकदम खांसी के एकदम अटैक सा आना, दौरा आता है। इस दवा ने काली खांसी, हुपिंग कफ को ठीक किया है। गले या श्वास नली, ट्रेकिया में गुदगुदी होने पर खांसी आती है, थोड़ा सा इरिटेशन सा फील होकर के गले में, और खांसी आना। रात में बहुत तेज खांसी आती है, गहरी सांस लेने से भी खांसी आ जाती है। श्वासनली में, ट्रेकिया में खुले एकदम रॉ से घाव हो जाते हैं, और सीने में चुभन, स्टिचिंग जैसा पेन होता है। दिल में कसाव, हार्ट में कंस्ट्रिक्शन जैसा महसूस करते हैं, दिल में करंट लगने जैसा, बिल्कुल इलेक्ट्रिक शॉक जैसा महसूस करते हैं। हिलने डुलने या मेहनत करने पर दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पूरे शरीर में और अंगों में बहुत तेज धड़कन महसूस होती है। नाड़ी यानी कि पल्स जो है बहुत तेज धड़कती है, पल्स आपका काफी ज्यादा तेज महसूस होता है। दिन में धीमी लेकिन सुबह तेज हो जाती है। शाम को खाने के बाद भी पल्स जो है बहुत तेज हो सकती है, बहुत तेज धड़क सकती है, साथ ही बुखार भी आ सकता है। सीने पर खुजली वाले, एकदम हर्पिस वाले, हर्पिस जो है वो निकल जाते हैं, दांत निकल जाते हैं खुजली वाले, इचिंग के साथ। सीने के बाईं तरफ हर्पिस जोस्टर हो जाता है जिसमें दर्द होता है। यह क्षय रोग यानी कि थाइसिस से बचाव के लिए एक बहुत उपयोगी दवा है। गर्दन की ग्रंथियां, ग्लैंड्स जो है वो सूज जाती हैं, सख्त हो जाती हैं और दर्द करती हैं। गर्दन की ग्रंथियां सूज जाती हैं लेकिन उनमें दर्द नहीं होता, उस कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं ग्रेफाइटिस का। बिस्तर पर हिलने डुलने से रीढ़ की हड्डी, स्पाइन में बहुत दर्द होता है, बिस्तर पर इधर उधर करें तो स्पाइन में पेन फील होना। कमर के क्षेत्र में, लंबर रीजन में ऐसा दर्द होता है जैसे रीढ़ की हड्डी टूट गई हो, लोअर लंबर रीजन में। त्रिकास्थी सैक्रम में, त्रिकास्थी में दर्द होता है, और पैरों में जो है शून्यता महसूस होती है।
पेशाब करते समय त्रिकास्थी और कॉक्सिक्स में दर्द होता है। कॉक्सिक्स पर खुजली होती रहती है, नमी तो बनी ही रहती है एनस से लेकर के, और कॉक्सिक्स पर भी आपको नमी महसूस होगा और खुजलाहट हमेशा बना रहता है। अंगों में खिंचाव, ड्रॉइंग और फाड़ने जैसा दर्द होता है। सभी अंगों में कमजोरी महसूस होती है। अंगों में पक्षाघात, पैरालिसिस जैसा हो जाता है। अंगों पर दाद निकलते हैं, हर्पीस और एक्जिमा वगैरह हो जाते हैं। ऊपरी अंगों में बहुत ज्यादा शून्यता, नमनेस महसूस होती है। अपर लिम्ब में कहें और अलग अलग और पार्ट्स में आपको नमनेस फील हो सकता है। आराम करने पर और लेटने पर भी नमनेस बढ़ता ही है, महसूस तो होता ही है और बढ़ता भी है। उंगली और हाथों में शून्यता और ठंडक महसूस होती है, ये आप अक्सर हाँ इसमें देखेंगे। उसके साथियों स्किन के इसके सिम्टम्स देखें तो ग्रेफाइटिस वाले मरीजों को कंधों में गठिया, रूमेटिक जैसा दर्द होता है कंधों में, और फाड़ने जैसा दर्द होता है जो बाएं कंधे में ज्यादा होता है। माइल्डली मैंने बताया था कि थोड़ा सा लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, हालांकि ऐसा नहीं है कि लेफ्ट साइडेड ही हो तो आप ग्रेफाइटिस का इस्तेमाल करेंगे। बगलों में, इनके एक्सिलाज में आपके जो है और कोहनी के मोड़ पर दाद निकल आते हैं, हर्पिस निकल आते हैं। हथेलियों पर सख्त और मोटी गांठें, ऑर्निकेलोसिटीज आपको बन जाती हैं, मोटी मोटी गांठों जैसे हथेलियों पर। और हाथों की त्वचा सख्त हो जाती है और फटने लगती है। गर्म और खून बहने लगता है, गर्म सा होकर के और खून बहने लगता है। हाथों और उंगलियों पर सोराइसिस हो जाता है। उंगलियों के बीच में खुले घाव हो जाते हैं और उनमें से तरल पदार्थ निकलता रहता है, एकदम हल्का सा वेट सा वो रहेगा, वाटर उसमें थोड़ा सा मोटा सा ही डिस्चार्ज दिखेगा। नाखून मोटे और ब्रिटल हो जाते हैं, नाखून काले पड़ जाते हैं नेल्स आपके और टूटकर गिरने लगते हैं। हथेलियों में बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होता है। उसके साथियों नितंब बतला रहे हैं कि नितंबों के बीच में जलन होती है और दर्द होता है। चलने से त्वचा छिल जाती है, चलने से, रगड़ खाने से जो है वो छिल जाता है। जांघों पर कई तरह के चकत्ते, इरप्शंस निकल आते हैं, खासकर दाद वगैरह, एक्जिमा वगैरह। चकत्तों से चिपचिपा ग्लूटिनस सा द्रव निकलता रहता है। आराम करने पर निचले अंगों में शून्यता महसूस होती है और पैरों में कमजोरी होती है और बहुत भारीपन महसूस होता है, जैसा कि आपका पैरालाइज्ड अगर हो गए हो उस समय जैसा लगता है उस तरीका का भारीपन। पैरों और टखनों में सूजन आ जाती है और ढीमा आ जाता है। कमर में मोर, ग्रोइन पर और घुटने के मोड़ पर, हॉलो ऑफ द नीज जिसे हम कहते हैं, तो उस पर भी आपको दाद निकल आते हैं। रात को बिस्तर में पैर बहुत ठंडे हो जाते हैं, रात को बिस्तर में पैर गर्म नहीं होते, बहुत ठंडे हो जाते हैं। पैरों से बहुत ज्यादा बदबूदार पसीना निकलता है, एकदम बिल्कुल ऑफेसिव एकदम स्वेट निकलता है। पैरों और टखनों पर छाले, अल्सर्स वगैरह, जांघों, पैरों, टखनों और पैर की उंगलियों में फाड़ने जैसा दर्द होता है। तलवों और एरियो में बहुत ज्यादा जलन रहती है। पैर की उंगलियों की गठिया, गाउट जो जिसे हम कहते हैं, पैर की उंगलियों की, टोज की आपकी गठिया, ऐसा दर्द होता है और वहां पर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। टियरिंग, फाड़ने जैसा दर्द होने लगता है। पैर की उंगलियों पर छाले निकल आते हैं, ब्लिस्टर्स जैसे फैल जाते हैं वो, और फिर छाले निकलकर माने ब्लिस्टर्स निकलकर छालों में पहले फोड़ा जैसा निकलेगा और वो फट करके और फैल करके उसके जो भी डिस्चार्ज होते हैं उसके वजह जहां जहां उसका डिस्चार्ज लगता है वो फैलता जाता है और उसके वजह से अल्सर्स वगैरह आ जाते हैं। नाखून काले पड़ जाते हैं, मोटे हो जाते हैं और विकृत हो जाते हैं, क्रिपल्ड से आपके टोनेल्स हो जाते हैं। नाखूनों में बहुत दर्द होता है, पैर के नाखून का बात कर रहे हैं। नाखून अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इन ग्रोइंग टोनेल्स के लिए आप ग्रेफाइटिस का इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों, आपको अच्छा इस्तेमाल आपको देखने को मिलता है। उसके साथियों कुछ इसके ड्रीम्स बतला रहे हैं, तो कहते हैं कि अगर आप देखें तो ग्रेफाइटिस के मरीजों को बहुत ही जीवंत, एकदम विविड सा सपना आता है। उस ग्रेफाइटिस का पेशेंट को मतलब ऐसा लगता है डॉक्टर साहब कि बिल्कुल एकदम हो रहा है मेरे साथ, सच जैसा लगता है, लगता ही नहीं है कि सपना है। ये सपने चिंताजनक, माने एंग्जियस, हॉरिबल और परेशान करने वाले होते हैं। आधी रात से पहले नींद नहीं आती, लेकिन दिन में नींद आने लगती है। रात को अगर सोने जाए तो मिडनाइट से पहले उनके लिए सोना मुश्किल है, लेकिन दिन में बहुत ज्यादा नींद आएगा। रात को सोने समय दर्द वगैरह उनका बढ़ जाता है, बार बार नींद खुल जाती है। सुबह उठने पर भी ताजगी महसूस नहीं होती, क्योंकि रात को तो लेट नाइट सोते ही हैं और वो भी ठीक नींद उनका नहीं रहता, और दिन में वो सोने सोने जैसा फील करते रहते हैं। उसके साथियों पायरेक्सिया देखते हैं इसके, और फीवर देखते हैं इसके, तो कहते हैं कि ग्रेफाइटिस का इस्तेमाल पुराने बुखार में, क्रॉनिक रिकरेंट इंटरमिटेंट फीवर में सबसे ज्यादा किया जाना चाहिए, ये डॉक्टर केंट कह रहे हैं। शाम को ठंड लगती है, अंगों में फाड़ने जैसा टियरिंग सा दर्द होता है, ठंड लगने के साथ साथ भी बुखार आ जाता है। खाने के बाद ठंड लगना ज्यादा बढ़ जाता है, खाना खाने के बाद, हालांकि ऐसे नॉर्मली भी लोगों को ठंड लगता है, लेकिन बुखार की कंडीशन में बहुत ज्यादा ठंड लगने लगना खाना खाने के तुरंत बाद। पीने से और खुली हवा से थोड़ा सा राहत मिलता है, एमिलोडेशन फील करते हैं। रात को बुखार आता है,
ठंड लगती है लेकिन पसीना नहीं आता। शाम को और रात को, खासकर आधी रात से पहले, शरीर सूखा और गर्म एकदम ड्राई रहता है। बुखार के दौरान चिंता और बेचैनी होती है। हाथों और तलवों में बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है, जैसे कि जल रहे हो। ठंड लगने के बाद बुखार आता है और फिर पसीना आता है। थोड़ी सी भी मेहनत करने पर पसीना आ जाता है। शरीर के अगले हिस्से से पानी निकलता है। पसीना बदबूदार होता है, ऑफेंसिव होता है, ठंडा होता है और पीले रंग का दाग छोड़ता है। कमजोरी और क्षय रोग के दौरान और टीबी वगैरह के कंडीशंस में आपको रात को बहुत ज्यादा पसीना आता है। कई पुरानी से पुरानी बीमारियों में जो है पसीना बिल्कुल भी नहीं आता। उसके बाद कुछ स्किन सिम्टम्स बतला रहे हैं कि पूरे शरीर में खुजली होती है, कभी कभी खुजली के साथ चकत्ते भी निकल आते हैं। गर्म बिस्तर में रात को खुजली ज्यादा बढ़ जाती है। खुजली के साथ जलन, बर्निंग सेंसेशन। रात को त्वचा बहुत गर्म हो जाती है, नाइट में स्किन का हीट हो जाना। जोड़ों के मोड़ पर त्वचा छिल जाती है। किसी भी तरह का चोट लगने पर घाव जो है भरने में बहुत समय लेता है और उसमें मवाद भर जाता है। उस तरह के कंडीशन जिसको बार बार होता हो उनके लिए ग्रेफाइटिस बहुत अच्छा काम करता है। उंगलियों के सिरे पर, निप्पल पर, होठों के किनारे पर, एनस पर, वल्वा पर और पैर की उंगलियों के बीच में फिसर्स पड़ जाना, दरार जैसा फटने जैसा हो जाना और उसमें से डिस्चार्जेस वगैरह, ब्लड वगैरह भी आ जाना। खुजली वाले धब्बे, इचिंग ब्लॉचेस निकल आते हैं। चेहरे पर एरिसीपेलस हो जाता है और फिर यह शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल जाता है। और वन साइड एक तरफ होकर के एरिसीपेलस के सिम्टम्स और फिर वो दूसरी तरफ फैलना। चेहरे पर एरिसीपेलस शुरू होता है और फिर दाहिने तरफ बाएं से फैलता है। वेरिकोज वेन्स जो है उसके ऊपर खुजली होती है, वेरिकोज वेन्स होकर के और उसके ऊपर खुजली होना वेरिकोज वेन्स के ऊपर। पाइल्स में भी खुजली होती है। हर्पीस यानी कि दाद और एक्जिमा वगैरह निकल आते हैं, जिनमें कि चिपचिपा सा द्रव निकलता है, बिल्कुल सा स्टिकी सा, बहुत ज्यादा डिस्चार्ज निकलता है। त्वचा पर क्रस्ट जमते हैं, पपड़ी, अल्सर सख्त हो जाते हैं, उनमें दर्द होता है। पुराने घावों में मांस बढ़ जाता है। प्राउड फ्लेश और उनमें जलन यानी कि बर्निंग होती है। खुजली और चुभन, स्टिंगिंग होती है, स्टिंगिंग जैसा एक खुजलाना और चुभन जैसा महसूस करते हैं। घाव के आधार यानी कि घाव के जो बेस होते हैं, किनारे जो होते हैं वो सख्त हो जाते हैं, हार्ड जैसे इंडुरेटेड हो जाते हैं। तो ये सारी जानकारी थी साथियों जो डॉक्टर केंट ने अपने मेट्रिया मेडिका और लेक्चर में ग्रेफाइटिस के बारे में बतलाई हैं। आशा करते हैं कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। जानकारी अच्छी लगी हो साथियों तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अपने सभी साथियों के साथ और खास करके जो होम्योपैथी से जुड़े हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। और उसी के साथ साथियों कुछ भी पूछने बतलाने जैसा लगे, कुछ रिकमेंड कैसे करने जैसा लगे तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको लाइव क्लिनिक से जुड़ना हो, अगर आपको कुछ ट्रीटमेंट संबंधी बातें लेनी हो, कुछ परामर्श लेना हो या ट्रीटमेंट लेना हो, किसी भी चीज के लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए फर्स्ट मंथ के लिए, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन करके कमेंट करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। और यूजुअली उसके जो चार्जेस हैं और क्या है वो सारी चीज जानकारी आपको वहीं पे मिल जाती है। तो ये सब थी जानकारी साथियों। इसी के साथ वीडियो को करेंगे समाप्त। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।